कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है, और टाइम जब कैंसर एक एपिडेमिक बन जाएगा। A new study by the American Cancer Society claims that cancer cases will shoot up by nearly 80% by the year 2050. पहला सवाल तो क्या कि चीनी खाने से कैंसर होता है, दूसरा क्या चीनी खाने से कैंसर फैलता है। और मैंने एक और चीज़ सुनी है, दादा जिसने कभी लाइफ में कुछ नहीं करा और उसको कैंसर हो गया तो व्हाई शुड आई स्टॉप। जब प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली पहुंचते तो लोग डॉक्टर के पास ही हैं। जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, हवा, पानी और खाना, ये सब पोल्यूटेड हैं। क्या एक इंसान के लिए जीने लायक कंडीशंस हैं ये? मेरे घर में किसी को कैंसर हुआ है तो मेरे को कैंसर होगा ही होगा इज नॉट राइट। स्ट्रेस का क्या रोल है कैंसर में? 150 ईयर्स, 150 साल लगे थे हमें ये प्रूव करने के लिए कि सिगरेट से कैंसर होता है। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम जो हम डेली अपनी ओपीडीज में या क्लिनिक्स में फेस करते हैं। पेशेंट्स को यही लगता है कि आप सीटी करवाओगे या एक्सरे करवाओगे तो इसमें तो रेडिएशन है, इससे भी कैंसर हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन से कैंसर होता है। के बारे में हमने बात करी। अब एक कैटेगरी आ जाती है जो इससे भी थोड़ा एक्सट्रीम है, माइंड ओवर बॉडी, प्रेयर, प्लेसिबो इफेक्ट, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, कैंसर का क्योर। आज की डेट में इट साउंड्स लाइक फिक्शन। माउथ कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं? Welcome to another episode of the Syllabus of Life. This is a special podcast. It's a special episode in particular because आज के जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे डायमेंशन ऑफ लाइफ को कवर करते हैं जिसकी ज़रूरत सबको पढ़ने वाली है सूनर और लेटर। मेरे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर करण गुप्ता। ही इज़ वन ऑफ द foremost, brightest, the most brilliant, one of the best surgeons of our country. He is a doctor, graduated from Maulana Azad Medical College, gold medalist PGI Chandigarh. He is one of the very few doctors in India who is a robotic surgeon. He's an oncologist, that means he's a cancer specialist. He's a head and neck surgeon. डॉक्टर करण गुप्ता लगभग हर रोज़ हेड और नेक पे ऑपरेट करके सर्जरीज करके लोगों की जान बचाते हैं। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन रखते हैं, एक्सटेंसिव नॉलेज, एक्सपीरियंस रखते हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, हेल्थ के बारे में, मेडिकल साइंस में हो क्या रहा है, क्या ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, कितना ट्रस्ट करना चाहिए, सारे के सारे मिथ्स आज आर्या पार कर दिए जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एंड वी विल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू अप्रोच हेल्थ एंड डिजीज बोथ। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। इट इज़ माई प्रिविलेज टू बी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर करण गुप्ता। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगे, वैल्यूबल लगे, मुझे प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट्स में, ताकि मैं ऐसे गेस्ट को और बुला सकूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर करण। Thank you, Ravi. Thanks for having me. It's a great privilege sitting across you, and I hope it becomes a little helpful today to discuss what we have discussed. Absolutely. I think ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है इसमें बहुत चीज़ें जो हर किसी को इम्पैक्ट करती हैं वो सामने आएंगी और हम उसको होपफुली क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर करण ये है कि कैंसर के बारे में बहुत फियर है, अभी भी मेंटली इट रिंग्स एज अ डेथ सेंटेंस। कितना सच है ये आज की डेट में? रवि, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड जो आपने कहा ना बिल्कुल सही है। बीइंग अ कैंसर सर्जन एंड अ कैंसर स्पेशलिस्ट, ये प्रॉब्लम ना वी फेस एवरी डे। अभी भी जनरल हमारी सोसाइटी में ये परसेप्शन है कि अगर कैंसर हो गया, एज यू राइटली सेड, इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। लेट मी क्लैरिफाई फ्रॉम ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे कि कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच टू दिस वर्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर अटैच टू दिस वर्ड, बिकॉज जनरली सोसाइटी में ना देयर इज़ नॉट अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट इट। सबको ये लगता है कि कैंसर हो गया तो शायद इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं शायद बचूंगा ही नहीं। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। कैंसर इज़ वेरी क्योरेबल। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ विच वी आर अवेयर ऑफ। जैसे कोई हार्ट कंडीशन है या कोई और मेडिकल कंडीशन है, लिवर कंडीशन है, किडनी कंडीशन है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि कैंसर कुछ है ही नहीं। मैं इसको मतलब आई डोंट वांट टू डिग्रेड इट टू दैट लेवल ऑल्सो। इट्स अ सीरियस डिजीज विच नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट अगर आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेते हो तो इट इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। यू कैन विन ओवर इट एंड यू कैन लिव योर लाइफ कंफर्टेबली आफ्टर दिस। बट आपने एक वर्ड यूज़ करा, लाइफस्टाइल डिजीज़। आजकल कैंसर हर घर में आपको सुनने को मिलता है, किसी न किसी को है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये भी चीज़ समझ में आती है और बोली जाती है कि इट इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस एनी मोर, बट फीलिंग वही है उसके साथ। बिल्कुल सही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर फैमिली में सुनने को मिलता है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट दो क्वेश्चंस कि क्या कैंसर बढ़ रहा है? Yes. हैज़ इट बिकम सो कॉमन कि हर फैमिली में दिख रहा है?
एंड क्या वी आर sort of going towards a time जब कैंसर एक एपिडेमिक बन जाएगा. Right. So it is partly true. Let me put it this way. But there are various reasons कि ऐसा क्यों हो रहा है. एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अब थोड़ा सा हेल्थ के लिए अवेयरनेस एंड हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया. मतलब ट्रेडिशनली स्पीकिंग हर किसी ने सुना है कि हमारे घर में कोई माता जी थी, उनके पेट में पानी भर गया एंड शी एक्सपायर्ड. सो हमें पता ही नहीं चला कि उनको हुआ क्या था. हो सकता है कि वो कैंसर ही था जो कभी डायग्नोज नहीं हुआ. बट अब क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस है, पीपल आर रेडी टू गो टू अ हेल्थ फैसिलिटी एंड गेट डायग्नोज, सो थोड़ा हमारा डायग्नोसिस के रेट्स भी बढ़ गए हैं. सेकेंडली हमें पता है कि पॉपुलेशन इंडिया की ऑन अ रैपिड राइज है. इंडिया की क्या, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही बढ़ रही है. सो अगर आप परसेंटेज बात करो तो एब्सोल्यूट नंबर्स में कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं. साथ ही साथ आजकल मीडिया का इतना बड़ा रोल है दैट वी गेट टू हियर अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और कंट्री. सो उसकी वजह से अवेयरनेस अबाउट कैंसर इन जनरल भी बढ़ रही है. सो एंड ऑफ कोर्स देयर आर लाइफस्टाइल रीजंस बिहाइंड increase in incidence of cancer also. Common sense speaks about use of tobacco, alcohol, stress, population, pollution, adulteration. हम जो हवा ले रहे हैं वो साफ़ नहीं है, जो खाना हम खा रहे हैं वो साफ़ नहीं है. सो ऑफ कोर्स इसकी वजह से भी कुछ कैंसर का इंसिडेंस तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है. बट दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट इंक्रीज और द ओनली रीजन. तो कैंसर का प्रेवलेंस आपके कहने का मतलब है बढ़ता दिख रहा है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि कैंसर फैल ज़्यादा रहा है. इसका मतलब कैंसर डिटेक्ट ज़्यादा हो रहा है, डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है, लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है, और जो डायग्नोज हो रहा है वो परकुलेट ज़्यादा कर रहा है. द इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग फास्टर. Absolutely. More, the information is spreading faster than the disease. Is that correct? Very true. So होता ये है कि डिजीज, as you rightly said, डिजीज नहीं स्प्रेड होती. द मिथ्स एंड फियर्स उसके बारे में ना वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कम्युनिटी राइट नाउ, कि हमारे को बेसिकली जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो तो नहीं मिल पाती, पर उसके बारे में जितना भी फियर मॉन्गरिंग है या मिथ्स है वो जल्दी पता चल जाते हैं. और जहाँ तक फियर मॉन्गरिंग और मिथ का सवाल है, बहुत सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. वन ऑफ दोज मिथ्स इज, क्या चीनी से, शुगर से कैंसर होता है? ग्रेट क्वेश्चन एंड आई एम रियली हैप्पी यू ब्रॉट दिस अबाउट. सो ये ना दो चीज़ें हैं चीनी से रिलेटेड जो वी फेस एवरी डे इन आवर ओपीडी. पहला सवाल तो क्या कि चीनी खाने से कैंसर होता है. दूसरा, क्या चीनी खाने से कैंसर फैलता है. और मैंने एक और चीज़ सुनी है कि इफ़ यू स्टार्व द बॉडी ऑफ शुगर तो कैंसर भी मर जाएगा. हाँ. सो टेक्निकली स्पीकिंग बड़ा मतलब कॉमन सेंस वाला चीज़ लगती है कि शुगर नहीं खाओगे तो शायद कैंसर सेल को शुगर नहीं मिलेगी, वो मर जाएगा. पर आप ये भी तो सोचिए ना कि शरीर के हर सेल को शुगर चाहिए. आपका ब्रेन सिर्फ शुगर पे काम करती है और आप ऐसा कोई खाना नहीं खा सकते जिसमें शुगर नहीं है. सो सेइंग कि मैं शुगर नहीं खाऊंगा तो मेरा कैंसर खत्म हो जाएगा इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ. बट हाँ, ये भी सही है कि किसी भी चीज़ को मॉडरेशन में करना बहुत ज़रूरी है. कि ऐसा नहीं है कि आप एक्सेसिव शुगर खाओ या एक्सेसिव कोई भी चीज़ लोगे उसका अपना हार्म है. बट शुगर से एक कैंसर नहीं होता है एंड सेकेंडली शुगर खाने से कैंसर बढ़ता भी नहीं है. सो दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ. आपको हेल्दी खाना है, मॉडरेशन में खाना है, वो बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक शुगर का सवाल है, शुगर के अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे भी बहुत वो था, देयर वाज कंट्रोवर्सी, कार्सिनोजेनिक होता है, एस्पर्टेम के बारे में था. तो व्हाट इज द फाइनल वर्ड ऑन दैट? हमको क्या मानना चाहिए, होता है या नहीं होता है? ओके, सो अगेन देयर इज नो फाइनल वर्ड. द प्रॉब्लम विद साइंस इज कि जब तक कुछ कंक्लूसिवली प्रूव नहीं होता ना, वी कांट गिव यू अ फाइनल वर्ड. आपकी रिकमेंडेशन? सो देयर आर डिफरेंट स्वीटनर्स. सैक्रीन जैसे पहले अवेलेबल होता था, उसमें देयर इज डेफिनेटली सम रिस्क कि एनिमल्स में या इन विट्रो स्टडीज, मतलब जो ह्यूमन बॉडी से बाहर स्टडीज हुई हैं, उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ता है. एस्पार्टेन या स्टीविया फॉर दैट मैटर हैज़ नॉट शोन कि वो कैंसर का रिस्क बढ़ाती है. पर कॉमन सेंस अगेन कि जो भी केमिकल आप बाहर से ले रहे हो उसका कुछ ना कुछ बॉडी पे हार्म तो रहेगा ही. अब अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बात ही करनी है तो टेक समथिंग जो प्लांट बेस्ड है, जैसे स्टीविया हो. व्हाई डू यू वांट टू टेक अ केमिकल which may not cause cancer, but in general that might not be right for your health. Right. So artificial sweeteners से technically as such कोई कैंसर नहीं होता है, but I'm sure वो भी कोई आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे तो नहीं है. और आपके हिसाब से अगर कोई ऑप्शन होनी ही चाहिए तो हाउ वुड यू ग्रेड इट? स्टीविया वुड बी योर आइडियल ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल? अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की ही बात करनी है या शुगर सब्सटीट्यूट्स की बात करनी है, देन टेक समथिंग विच इज प्लांट बेस्ड. जैसे स्टीविया हो गया, विच इज अ प्लांट प्रोडक्ट.
सो दैट इज सेफर एज कम्पेयर टू कोई भी और केमिकल अगर आप लेना चाहते हो. देन बात ये नहीं है कि शुगर हार्मफुल है, इट्स द अमाउंट ऑफ द शुगर दैट यू आर टेकिंग विच इज हार्मफुल. एक, आप अपना शुगर इनटेक लिमिट करो. दूसरा, रादर देन प्रोसेस शुगर यू कैन गो टू ऑल्टरनेटिव्स लाइक जैगरी. गुड़ इज वेरी हेल्दी, आप उसको ले सकते हो अपनी डाइट में. देन एक देयर हैज टू बी अ लिमिट इन एंड मॉडरेशन कि आप शुगर कितना ले रहे हो. अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ही बात करें, दे से कि 9 grams ऑफ शुगर इन अ डे फॉर अ मेल इज एडिक्वेट. सो 5-6 चम्मच से ऊपर शुगर आप दिन में ना लो, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट द थिंग इज कि हम इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर सो रिच इन शुगर कि हमारा शुगर का इनटेक ओवरऑल ही वैसे बहुत ज़्यादा है. और आपने सही कहा. और इस प्रॉब्लम को जो एक चीज़ इंक्रीज कर देती है वो ये है कि शुगर की कॉस्ट कभी कभी हिडन होती है. जैसे फॉर इंस्टेंस कोक, पेप्सी, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, और इसमें भी रिपोर्ट्स थी कि कुछ कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं. तो क्या ये है सच? सो अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि जब भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात कर रहे हो, डोंट गो टुवर्ड्स केमिकल प्रोडक्ट. अब ये डाइट कोक या डाइट पेप्सी में भी टू रिड्यूस द शुगर कंटेंट, किसी पे एस्पार्टेन है, पहले सैकरीन होता था. एज आई सेड कि हर चीज़ का ना, फॉर इट टू बी प्रूवन एज कार्सिनोजेनिक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो आज हमें शायद नहीं पता कि इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट है या कोई कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी है, बट केमिकल, कोई भी एडिशनल केमिकल जो आप अपनी बॉडी में ले रहे हो, उसका बॉडी पे कोई अच्छा इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला. सो टू से कि मैं डाइट कोक लेता हूँ और मैं कोक नहीं लेता हूँ बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट कम है, इन माई ओपिनियन इज नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन और अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव. अगर आपको मतलब कोक नहीं लेनी है, मूव ऑन टू अदर थिंग्स लाइक लेमनेड, नींबू पानी, वो चीज़ें उसको उससे रिप्लेस करो रादर देन कोक को डाइट कोक से रिप्लेस करने. वन थिंग जिसके बारे में क्लैरिटी है, टोबैको. जब सिगरेट के डब्बे आप देखते हो या कोई भी गुटखा का पैकेट देखते हो, उसमें क्लियर पिक्टोरियल वार्निंग्स होती हैं. उसके बावजूद लोगों का ये मानना है कि मैं XYZ को जानता था जिसने सारी ज़िंदगी गुटखा खाया, सिगरेट भी, उसको कुछ नहीं हुआ, और मैं एक और इंसान को जानता था जिसने कभी लाइफ में कुछ नहीं करा और उसको कैंसर हो गया, तो वाई शुड आई स्टॉप? इसके बारे में आपका क्या एडवाइस है? ग्रेट क्वेश्चन रवि. मतलब फर्स्ट लेट अस गो कि वो जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, सी उसको डालने के लिए भी इट टुक अस सो मच एफर्ट एंड देयर वाज सो मच रेजिस्टेंस कि वो फोटो क्यों डालना चाहते हो. आपका अब कहना बिल्कुल सही है कि उस बॉक्स पे फोटोग्राफ होने के बाद भी काफ़ी लोग पीते हैं. पर एक चीज़ जो अच्छी उस चीज़ से निकली है वो ये है कि ओवरऑल टबैको कंजम्पशन थोड़ी सी हमारे देश में कम हुई है एंड वी कैन कंट्रीब्यूट दिस टू दैट पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन और वो जो डेंजर की फोटोग्राफ और कैंसर की फोटोग्राफ उस डब्बे पे बनी होती है. कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो आपने कहा कि फलाने के रिश्तेदार ने 80 साल तक टबैको लिया, उसको कुछ नहीं हुआ, एंड देन देयर इज़ अ पर्सन जिसने कभी टबैको नहीं लिया और उसको कैंसर हो गया, तो मैं क्यों छोड़ूं उसको, एंड वाई शुड आई नॉट स्टार्ट यूजिंग इट. इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इसके पीछे. एक, हम एक फैलाने इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम जब साइंस की बात करते हैं तो हम एक रिस्क की बात करते हैं कि इसको लेने से जनरल पॉपुलेशन में रिस्क कितना है. इट्स नॉट कि उस पर्टिकुलर पर्सन को रिस्क तो है ही है, पर उसको कैंसर होना या ना होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसका अपना जेनेटिक मेकअप कितना है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, बहुत सारी चीज़ें. पर जनरली अगर आप सोसाइटी की बात करते हो तो ये क्लियर है, मेडिकल साइंस में इसका प्रूफ है कि कैंसर उस पॉपुलेशन में ज़्यादा है होता है जिसमें टबैको एंड अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा होता है. और उसमें भी अगर जिस टबैको एंड अल्कोहल साथ में यूज़ होता है तो उसमें रिस्क और भी बढ़ जाता है. इन अ वे कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर एक टबैको यूज़र है और एक नॉन टबैको यूज़र है, और हाइपोथेटिकली, मतलब ये सही फिगर्स नहीं है, हाइपोथेटिकली टबैको यूज़र में कैंसर का रिस्क 2 गुना है नॉन टबैको यूज़र से. ऑल्दो 2 गुना नहीं है, वो ज़्यादा है, पर अगर आप मानो कि 2 गुना है और एक पेशेंट अल्कोहल लेता है और एक नहीं लेता है, तो अल्कोहल का भी रिस्क 2 गुना है. तो जो पर्सन टबैको एंड अल्कोहल साथ में ले रहा है उसका रिस्क 2 + 2 4 नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेटिव 8 टाइम्स हो जाता है, जिसको हम सिनर्जिस्टिक या मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट कहते हैं. सो ये सोचना कि टबैको से तो चलो थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा और अल्कोहल में थोड़ा सा और ले लेता हूँ तो मेरा रिस्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, एक तो बहुत गलत है, बिकॉज ये रिस्क मल्टीप्लिकेटिव हो जाता है. सेकेंडली, अगर 100 मरीज टबैको यूज़ करते हैं तो उसमें से 40-50% को कैंसर हो सकता है, वेराज जो नहीं यूज़ कर सकते हैं उसमें हो सकता है कि 5 या 10% को हो. सो आपका रिस्क टबैको के साथ बहुत बढ़ जाता है एट एन इंडिविजुअल लेवल. जैसे सिर्फ टबैको एंड अल्कोहल ही कॉज नहीं है कैंसर के,
जेनेटिक्स भी है, इन्वायरमेंट भी है. सो हो सकता है जिसने टबैको नहीं लिया उसको किसी और कारण की वजह से कैंसर बन गया, पर जो लेता है वो डेफिनेटली अपना रिस्क बढ़ाता है. सो टू से कि उनको कुछ नहीं हुआ डजंट मीन कि आपको कुछ नहीं होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर करण, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे थोड़ा इलेबोरेट करा जाए क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है. आपने बताया कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एनेक्डोटल एविडेंस एंड स्टैटिस्टिकल एविडेंस दैट साइंस सपोर्ट्स. Absolutely. The thing with present day medicine is that this is very evidence directed. See, हमारे यहाँ पे फलाने ने कहा, मैंने सुना से काम नहीं चलता. अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि शायद ये चीज़ काम करती है या ये ऐसा कुछ होता है, इज़ नॉट रिटन इन माई बुक. वो तो आप सीधा एविडेंस की तरह यूटिलाइज नहीं हो सकता. मैं अपनी ओपिनियन के बेस पे कोई ट्रीटमेंट डिफाइन नहीं कर सकता. मेडिसिन में किसी भी चीज़ को ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज करने के लिए द होल वर्ल्ड हैज़ टू अग्री कि हाँ ये काम करता है. सो आर साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा. सो इट इज़ नॉट एनेक्डोटल या एमिनेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम कहते हैं कि किसी बड़े आदमी ने कहा कि ये काम करता है तो सारे यही करने लग जाएंगे. अगेन नॉट टू गो इनटू एनी कंट्रोवर्सी, बट सारी साइंसेज ऐसे काम नहीं करती हैं. बट प्रॉब्लम इज हमारी साइंस ऐसे ही काम करती है, तो हमारे को एविडेंस जनरेट करने में भी टाइम लगता है, एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पहुंचने में भी टाइम लगता है. बट वट एवर वी से और डू इज बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस बिहाइंड इट. हाँ, और आपने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए आप कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस टाइप का ट्रूइज्म, तो आप पहले कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद एक पॉपुलेशन पे करेंगे, फिर वही ट्रीटमेंट आपके कॉलीग्स अलग अलग देशों में चेक करेंगे. एब्सोल्युटली. एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी करेक्ट, जितनी भी करेक्टनेस है उसको क्वालिफाई करके जो छपेगा और जब एक्सेप्ट होगा तो उसको माना जाएगा, तो वो स्टैंडर्डाइज होगा. बिल्कुल. सो ऐसा नहीं है कि किसी एक डॉक्टर ने किसी एक कंट्री में कुछ किया और वो एवरी डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड विल स्टार्ट फॉलोइंग इट. नहीं, एवरीवन विल टेस्ट इट, क्रॉस चेक इट कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि पॉपुलेशंस अलग है, हर किसी कंट्री का हेल्थ सिस्टम अलग है. वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किसी हेल्थ सिस्टम में कितना एडिक्वेटली बैठेगा वो सारा चेक करके देन इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर. राइट. सो modern medicine is not that simple to establish a treatment. बट दैट इज व्हाई इट इज आल्सो मोर रिगरस It is. एंड इफेक्टिव. I hope so. क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली पहुंचते तो लोग डॉक्टर के पास ही हैं. In a way, yes and no. डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बट बहुत सारी ओपिनियंस के साथ पहुंचते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के साथ पहुंचते हैं, बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ भी बहुत पहुंचते हैं. स्केप्टिसिज्म के साथ पहुंचते हैं. यू आर वेरी राइट. एंड आजकल क्योंकि ये सोशल मीडिया इज सो ईजिली अवेलेबल एंड गूगल हर किसी के फ़ोन पे है, सो गूगल बाबा से पूछ के हमारे पास पहुंचते हैं. एंड it's becoming very difficult to treat patients with the present amount of, I'll not say misinformation, but inadequate or incomplete information which is available. Right. That's a problem. Or speaking of misinformation and the prevalence, one misinformation or maybe it is correct information is air pollution, जिसमें हम लोग जी रहे हैं. अभी रिसेंट ईयर्स में इतना बढ़ गया है. आपने कुछ नोटिस करा है? आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में? जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, हवा, पानी और खाना, ये सब पोल्यूटेड है. ये सब पहले से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं. क्या इन चीज़ों से कैंसर बढ़ेगा, बढ़ रहा है? So you know it's unfortunate कि हम एयर पोल्यूशन को एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल मानकर we have accepted it. And it is causing a lot of problems. मतलब to give you an example, and it's very unfortunate कि अब हम 22 साल के बच्चों में कैंसर ऑफ द लंग देख रहे हैं. यानी वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं करी, जो हम ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स कहते थे लंग कैंसर के लिए. उन पेशेंट्स, उन बच्चों में भी अगर अब कैंसर देखने को मिल रहा है, सो कहीं ना कहीं तो आर एनवायरनमेंट इज प्लेइंग अ रोल. हम अच्छी हवा नहीं ले रहे, हम अच्छा खाना नहीं खा रहे. खाने में देर इज सो मच माइक्रोप्लास्टिक, सो मच पेस्टिसाइड, सो मच केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स विच इज ऑल अवेलेबल, ऑल देयर. पैकेज्ड फूड इतना कॉमन हो गया है एंड देर इज नो क्वालिटी कंट्रोल. सो जो जितने भी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब जितने केमिकल्स अपनी बॉडी में डालोगे, नन ऑफ देम विल डू गुड टू यू. सेकेंडली, हवा की बात हो गई, खाने की बात हो गई. पानी को देख लो, पानी की क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है. कितना प्योर है, उसमें कितने सेडिमेंट्स हैं, उसमें कितने हार्ड मिनरल्स हैं, कितने मेटालिक प्रोडक्ट्स हैं, हमें कुछ नहीं पता. अभी कितना फीकल मैटर है. ठीक ठीक है. सो
हम ना हवा साफ ले रहे हैं, ना खाना साफ ले रहे हैं, ना पानी साफ ले रहे हैं. सो कैंसर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगी. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉज. अगर मेडिकल साइंस भी इतना एम्फेटिकली ये चीज़ बिलीव करता है तो क्या एक इंसान के लिए जीने लायक कंडीशंस हैं ये आइडियली? आइडियली स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. पर और 100 करोड़ लोग ऐसे जी रहे हैं. पर आप भी अपनी फैमिली के साथ यहीं जी रहे हो, मैं भी अपनी फैमिली के साथ यही जी रहा हूँ. And that is something we have to look into, and we should look into. So rather that should become the main point of thought for everyone, कि जो हम जी रहे हैं क्या ये जीने लायक है, बस हम अपनी जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. That is a big problem. तो ये बात हुई एनवायरनमेंट की, पानी, हवा और खाना. बट जेनेटिक्स का क्या रोल है? क्या इज़ इट ट्रू कि अगर आपके घर में किसी को रहा हुआ कैंसर तो आपको भी होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं? अगेन ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है. जेनेटिक्स हैज़ एन रोल, हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बेसिकली कैंसर इन अ वे एक जेनेटिक डिजीज़ ही है कि मॉलिकुलर या जेनेटिक लेवल पे एक सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मैलिटी हुई जिसकी वजह से वो कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड ग्रो करता रहा और उसने कैंसर बनाया. पर ये कहना कि ये टोटली जेनेटिक है या ये फेमिलियल है, फेमिलियल मतलब कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो मेरे को कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, इज़ नॉट ट्रू. मतलब अगर हम जेनेटिक्स की बात ही करते हैं तो इट्स नॉट दैट एवरी कैंसर हैज़ एन फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन. फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाई बहन में किसी को कैंसर था तो मेरा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. मेजॉरिटी कैंसर्स इस हिसाब से नहीं रन करते. देर आर सर्टन कैंसर्स जो फेमिलियल होते हैं, मतलब जो फैमिलीज में रन करते हैं, विच विल फॉर्म अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल कैंसर केसेस विच आर देयर इन द वर्ल्ड. सो ये एक फियर बना के बैठना कि मेरे घर में किसी को कैंसर हुआ है तो मेरे को कैंसर होगा ही होगा, इज़ नॉट राइट. कुछ कैंसर्स हैं जिसके लिए आपको स्क्रीनिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग ज़रूरी होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में ऐसा नहीं है. सो हर कैंसर फेमिलियल या जेनेटिक नहीं होता. और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इवन आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स पे पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग दिस रिक्वेजिशन कि एक फैमिली में कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे थिंक कि अगर लड़की की फैमिली में या लड़के की फैमिली में किसी को कोई कैंसर था तो हमारे को या हमारे सब्सिक्वेंटली जो ग्रैंड किड्स होंगे उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. सो ऐसा कुछ नहीं है. बहुत लिमिटेड कैंसर्स फेमिलियल होते हैं. ये चीज़ बहुत क्लियरली सबको समझनी ज़रूरी है कि हर कैंसर का कोई फैमिली में रिस्क बढ़ाने का चांस नहीं होता है. राइट. स्ट्रेस का क्या रोल है कैंसर में? सी स्ट्रेस का सिर्फ कैंसर में नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल है. सो शायद स्ट्रेस का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन कैंसर से ना हो, बट आपकी हेल्थ पे डायरेक्टली उसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है. आपकी मेंटल पीस पे, आपकी इम्यूनिटी पे, आपके वेलबींग पे, इन चीज़ों पे स्ट्रेस का बहुत रोल है. और अगर स्ट्रेस आपकी वेलबींग या इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कैंसर फाइटिंग एबिलिटी पे भी अफेक्ट करेगा. मतलब इन द सेंस कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ किसी ट्रीटमेंट के लिए उतरते हो सो डेफिनेटली द रिजल्ट्स वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू आप अगर किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ डील कर रहे हो या मेंटल इंस्टेबिलिटी के साथ डील कर रहे हो. सो stress is not a direct cause for cancer, but it has a role indirectly to play both cancer होने के लिए and subsequently उसकी treatment या उसकी success में. Okay. Let me ask you about vaping. Vaping versus smoking. So ये एक नया फैड शुरू हुआ है इंडिया में या वर्ल्ड में, and this is picking up with the younger generation कि एक vaping और e-cigarettes are cool. And secondly, there is this misconception that they are safer than cigarettes. So let me tell you one thing कि जब टबैको या स्मोकिंग को भी कैंसर से लिंक किया गया था तो इट टुक अस 150 years, 150 साल लगे थे हमें ये प्रूव करने के लिए कि सिगरेट से कैंसर होता है. वेपिंग इज अ फिनोमिनन जो पिछले 10, 15, 20 साल से है. तो टू से कि वेपिंग इज सेफ एंड उससे कैंसर नहीं होता है, इट्स टू सून. आज जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, technically vaping is safer than cancer, but I would say it is not a safe alternative to smoking. मतलब ये कहना कि स्मोकिंग हार्मफुल है इसलिए मैं वेपिंग कर रहा हूँ इज नॉट राइट. सो इट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन. वेपिंग में
केमिकल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, देर आर लॉट ऑफ एडिटिव्स, उसमें निकोटीन इफेक्ट ज़्यादा है, सो उसकी एडिक्शन का चांस ज़्यादा है. एंड प्रॉब्लम है वेपिंग यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन हो गई है, अर्ली टीन्स, 10 years, 15 years, 20 years, बिकॉज एक तो ये फैशनेबल है एंड दूसरा इसका शायद स्मेल अच्छा होता है या द इक्विपमेंट इज मोर इलेक्ट्रॉनिक, सो चिल्ड्रन गेट more attracted to this. Availability is much higher. Availability is higher, there is lesser control over it, so बच्चों को availability of vaping and e-cigarettes comparatively easier है. It is more hep in their terminology, so वो they get addicted to this very fast, and of course it is not safe. It might be technically safer than smoking, but it is not safe in general. So do not promote vaping as an alternative to smoking. Okay. And what about marijuana और cannabis? Cannabis और marijuana का भी despite being illegal, prevalence और use बढ़ रहा है. Very true. See, marijuana in the West has been used as medicinal product also. It has its medicinal value, but as I said, किसी भी चीज़ का overdoing is not good for health. अगर वेस्ट में ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की तरह यूज हो रहा है तो इट इज़ यूज्ड इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. दैट डजंट मीन कि marijuana इज टोटली हेल्दी. एनी एडिक्शन, जब हम शुगर की एडिक्शन को अनहेल्दी मान रहे हैं तो marijuana की एडिक्शन इज इक्वली बैड. इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, इट हैज़ टू बी चेक्ड, एंड जो भी उसका मेडिसिनल बेनिफिट है दैट हैज़ टू बी डन इन अ करेक्ट एनवायरनमेंट अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस. तो जो उसका ट्रीटमेंट पोटेंशियल है, इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद CBD ऑयल. और कई जगह सुनने में आया, पढ़ने में मिलता है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको बताएगा CBD ऑयल इज टाउटेड एज अ क्योर इवन फॉर कैंसर. इज दैट ट्रू? अगेन, देयर आर नो मिरेकल्स इन साइंस, एवरीथिंग टेक्स टाइम. ठीक है, सो CBD ऑयल हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. जैसे पार्किंसंस में बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, बट वो एक एनेक्डोटल केसेस हैं जैसे हमने डिस्कस किया था. देयर आर स्टडीज विच आर गोइंग ऑन. अगेन, वो सारी एक कंट्रोल्ड ट्रायल सेटिंग्स में यूज हो रहा है. नन ऑफ द डॉक्टर्स विल टेल यू कि आप जाओ घर पे अपना CBD ऑयल यूज करो, यू विल बी फाइन. इट हैज़ टू बी यूज्ड इन अ प्रॉपर कंट्रोल्ड डायरेक्शनल use under a guidance of a specialist. Yeah. If you're doing that, it's fine. A lot has to be done to potentially label it as a cure for something, but not as a generic use that the general population is doing it. Okay. कुछ मिथ्स हैं कैंसर को लेके और कैंसर की स्प्रेड को लेके, खासकर जो कि बहुत परनिशियस हैं और जो नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, बट वो हैं. स्पेशली वन थिंग विच जो मुझे पता चला कि लोगों को लगता है बायोप्सी से कैंसर फैलता है. Unfortunately, that's a very big problem in our population. और आपको ट्रीटमेंट में दिस हिंडर यू. Of course it hinders us. जब तक आपको यही नहीं पता आप ट्रीट क्या कर रहे हो, आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम जो हम डेली अपनी OPDs में या क्लिनिक्स में फेस करते हैं. एंड लेट मी टेल यू रवि, दिस हैज नथिंग टू डू विद द एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ द पर्सन. The so-called well-educated people of the society have this myth, and even a layman or an illiterate person also has this myth. So इसका ना education से कोई लेना देना नहीं है. What we feel and face in our OPDs daily is कि सर बायोप्सी नहीं करनी क्योंकि हमें फैलाने ने या किसी ने बताया कि अगर इस पे लोहा लगेगा तो ये फैल जाएगा, एंड फिर ये लाइलाज हो जाता है. ये एक मिथ है जो पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है. And I will take this opportunity इस podcast के to convey कि प्लीज़ ये exactly myth ही है. Let me tell you होता क्या है. जब कोई पेशेंट मेरी OPD में आता है कोई भी ग्रोथ लेके, कोई ये चीज़ नहीं मानना चाहता कि उसको कैंसर है. बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट है जो ब्लैक एंड वाइट पे पेपर पे आपको लिख कर दे देगा कि आपको कैंसर है. एंड देन उसका जो सोशल, मेंटल, इमोशनल इम्पैक्ट है वो स्टार्ट्स हिटिंग यू. इट इज़ लाइक एन ऑस्ट्रिच फिनोमिनन कि मेरे को दिख रहा है मेरे मुंह में प्रॉब्लम है, पर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है. और कैंसर तो ऑफ कोर्स कोई नहीं मानना चाहता कि उसको है. जब तक वो बायोप्सी में लिखा हुआ नहीं आता ना, तब तक कोई नहीं मानता कि उसको कैंसर है. एंड द मूवमेंट वो बायोप्सी में लिखा हुआ आता है, तो जो भी उसको दर्द है, पेन है, ब्लीडिंग है, जो पहले उसको अनरिलेटेड लगती थी, अब उसको सारी चीज़ें बायोप्सी की वजह से और कैंसर की वजह से रिलेटेड हो जाती है. सो दैट्स वाई इट बिकम्स कि देखो मैंने बायोप्सी करी, अब मेरे को पेन भी शुरू हो गया है, मेरे को ब्लीडिंग भी शुरू हो गई है, मेरे को दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं, जो पहले शायद वो नज़रअंदाज कर देते थे. तो इट्स अ कोरिलेशन एरर.
it's a correlation error. Basically, it is acceptance on a paper and a report telling you कि आपको कैंसर है. So that is why जो उससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो अनरिलेटेड थी. अब सारी प्रॉब्लम्स आपको उस बायोप्सी और उस कैंसर के वर्ड की वजह से होने लग जाती हैं. So that is the problem with the biopsy. And without a biopsy, no doctor can treat you. See, biopsy is not just to diagnose कि ये क्या है. अब we are going a little technical. कैंसर इज बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हज़ारों बीमारियां आती हैं, हज़ारों टाइप्स के कैंसर आते हैं. हर किसी की ट्रीटमेंट फ़र्क है, हर किसी की दवाइयाँ फ़र्क है, हर किसी की सर्जरी फ़र्क है. सो टू नो कि आपको एक कैंसर है या नहीं और दूसरा किस टाइप का कैंसर है, बायोप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना इलाज हो ही नहीं सकता. एंड दिस इज़ व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स कि समहाउ पिछले 200 साल से सिर्फ एक डॉक्टर कम्युनिटी है इस दुनिया की जिसको ये नहीं पता कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, और बाकी हर किसी को पता है कि बायोप्सी से ही कैंसर फैलता है. एंड हम ही बेवकूफ़ों की तरह बायोप्सीज करते चले जा रहे हैं. सो इट्स अ मिथ. प्लीज़, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है और जिसके लिए बायोप्सी चाहिए, डू नॉट अवॉइड इट और डू नॉट डिले इट विद अ फियर कि शायद इससे मेरी बीमारी बढ़ जाएगी. उससे सिर्फ डिटेक्ट होगा और ठीक ट्रीटमेंट होगा. ओके. एक और चीज़ जो प्रेवलेंटली लोगों के दिमाग में है, गलतफहमी, एक्सरेज, रेडिएशन, MRI, CT scans. Does it have any correlation with cancer? अगेन, सो ये दूसरी प्रॉब्लम कि जी एक बार बायोप्सी से कंफर्म तो हो गया. अब सी, एवरीथिंग दैट अ डॉक्टर डज हैज सम कॉज बिहाइंड इट, सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. अब मेरे पास अगर पेशेंट आएगा तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि उसको बीमारी क्या है, जो एक बायोप्सी बताएगी. दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि बीमारी कितनी है और कहाँ कहाँ फैली है, जो एक CT स्कैन या MRI या जो भी मेरे को टेस्ट ठीक लगता है वो बताएगा. पहली चीज़ तो MRI, CT सब अलग अलग है. हर किसी के बेनिफिट्स अलग है, हर किसी में रेडिएशन अलग है. जैसे कि MRI में कोई रेडिएशन एक्सपोजर होता ही नहीं है. सो दूसरा, पेशेंट्स को ये लगता है कि आप CT करवाओगे या एक्सरे करवाओगे तो इसमें तो रेडिएशन है, इससे भी कैंसर हो सकता है. उसमें रेडिएशन है, बिल्कुल ठीक है, पर वो रेडिएशन का अमाउंट इतना कम है कि उससे बॉडी को हार्म नहीं है. और जो इन्फॉर्मेशन आपको CT या एक्सरे करने से मिलेगी उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है. सो अगर कोई डॉक्टर कह रहा है कि आपको ये चाहिए तो प्लीज़ गेट इट डन, बिकॉज एक रीज़न है कि ये क्यों करवा रहे हैं. और हर इमेजिंग में, लाइक MRI में कोई रिस्क नहीं होता. सो उसको वो ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उस टेस्ट से मिलेगी, उसका जो थ्योरेटिकल रिस्क है कि ये रेडिएशन से कुछ हो सकता है, वो दोनों का कोई कोरिलेशन ही नहीं है. वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आने लगे हैं सुनने में, और इट इज क्रिएटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ पैरानोया. इट इज, एंड सी, ये पैरानोया ना नया नहीं है. देयर आर एंटी वैक्सर्स इन द वर्ल्ड व्हिच हैव बीन देयर फॉर इयर्स टुगेदर. स्पेशली अब ये ज़्यादा पैरानोया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक रिलेटेड वैक्सीनेशन से शुरू हुआ है. सो ये चीज़ पहले भी थी. लोग अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं करवाते थे, MMR की वैक्सीन नहीं देते थे, रुबेला की वैक्सीन नहीं देते थे, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन से कैंसर होता है, या वैक्सीनेशन से कंपनीज और गवर्नमेंट्स आपके बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी मेंटल मैनिपुलेशंस करने की कोशिश कर रही हैं. एंड फ्रैंकली देयर वैक्सीन्स पिछले 100 साल से यूटिलाइज हो रही हैं, एंड वी नो कि दे आर हेल्पफुल. वो जिस डिजीज़ को फाइट करने या प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है. सो ये कहना कि इस वैक्सीन से ये होता है या इस वैक्सीन से वो होता है, देयर इज़ नो सॉलिड साइंस बिहाइंड इट. ऑफ कोर्स हर वैक्सीन का कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डेफिनेटली होंगे. इट इज़ ऑल्सो अ मेडिसिन एट द एंड ऑफ द डे. सो वो एक्सेप्टेबल होते हैं. एंड फॉर अस टू से इन जनरल की वैक्सीन से कैंसर होता है इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. जो मेडिकल साइंस है, वेस्टर्न मेडिसिन का मॉडल है, उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे बाकी मॉडल से, ऑल्टरनेट थेरेपी से? डू ऑल्टरनेटिव थेरेपीज वर्क? A very controversial question, let me say. So I'm not against any alternative medicine. Let me be very clear with it. आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की बात करो, they are sciences. They are based on true facts. But the problem what is happening आजकल जो हमारे population या हमारी society में हो रहा है, is that these have become eminence based. Eminence based का मतलब है कि किसी एक इंसान ने बोला कि ये काम करता है तो ये काम हर कोई मानने लग जाता है ये काम करता है. Whereas modern science या modern medicine doesn't work on eminence based. It works on facts and research.
सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू से कि ये मेडिसिन काम करती है. मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी हैव टू टेस्ट इट, वी हैव टू जनरेट एविडेंस, वी हैव टू प्रूव इट वर्क्स, एंड देन आई कैन से इट वर्क्स. Whereas, let's not say alternative medicine, but let's say medicines which are not modern medicine based are more eminence based. वो एक बंदे के कहने पे काम करती है. और शायद वो इसीलिए भी पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और शायद सीवियर साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि इफेक्ट ही कम होते हैं. क्या ये सच है? अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि इफेक्ट नहीं होता है. इफेक्ट होता है, होता होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट. तो मैं उस मेडिसिन के, तो आई कांट बी श्योर कि क्या करती हैं. दे आर लिटिल सॉफ्टर ऑन द बॉडी. यू राइटली सेड कि उनके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं, तो शायद इफेक्ट भी कम होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, उनके ऊपर उतनी रेगुलेशंस नहीं है, सो एक्सेस इन ट्रीटमेंट्स का बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो शायद इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है. काम करती हैं या नहीं करती इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर ऑन दैट क्वेश्चन. क्या आपने कभी देखा है कि ऑल्टरनेट मेडिसिन से कैंसर क्योर हो गया हो और जो नॉर्मली नहीं क्योर हो पा रहा है मेडिकल साइंस से? सी, ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे हैं जिन्होंने किसी को देखा है और किसी ने उनको बताया है कि किसी पेशेंट का कैंसर ठीक हुआ है. बट फ्रैंकली मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया हो और वो क्योर होके आ गया हो. रादर मैंने उल्टा ज़रूर देखा है कि पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट बताई, दे वेंट फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, और वो फिर अपना स्टेज और अपनी बीमारी बढ़ा के हमारे पास ज़रूर आ गए. सो अगेन, नॉट टू पुट एनी मेडिसिन डाउन, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कुछ नहीं है. हाँ. और उस पेशेंट्स जो हमें बोलते हैं उनका भी कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने भी किसी के थ्रू सुना होता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी एंड द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कि किसी के थ्रू सुनी हुई चीज़ों पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं रादर देन व्हाट यू आर सीइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, हम मेडिकल साइंस से स्टार्ट करा हमने, हम कैंसर के कॉजेज़ पे गए, कैंसर के कॉजेज़ के बाद हम ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में हमने बात करी. अब एक कैटेगरी आ जाती है जो इससे भी थोड़ा एक्सट्रीम है, माइंड ओवर बॉडी, prayer, placebo effect, the power of the subconscious mind. Do you think thought can influence a disease and cure it? Ideally, yes. Not cure it. So that's a very radical thought कि mind over body and मैं कोई treatment नहीं लूँगा, I will just cure my disease with my mind power. But at the same time, having a positive outlook is also very important. So मैं ये नहीं कहूँगा कि mind doesn't have a role. Mind has a lot of role in your well-being. But utilize your mind properly. Use common sense. मतलब जो ट्रीटमेंट ठीक चाहिए वो करो और साथ साथ हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, दैट विल डेफिनेटली हेल्प. पर ये तो वही बात हुई ना कि जो दैट्स अ फेमस स्टोरी कि एक शहर में बाढ़ आई और एक बंदा एक बिल्डिंग में बैठा था. पहले एक बोट आई, उसने कहा कि बोट पे आ जाओ. ही सेड नहीं, मेरे को तो भगवान बचाएंगे, एंड ही लेट्स द बोट गो. पानी और भरा, वो छत पे पहुंचा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर आया कि भैया अब तो आ जाओ. ही सेड नहीं, मेरे को तो भगवान बचाएंगे, एंड फाइनली ही ड्राउन्स. एंड फिर वो भगवान से पूछता है कि भगवान मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? एंड भगवान से इसकी बोट और हेलीकॉप्टर भी तो मैंने ही भेजा था. सो एग्जैक्टली दैट वे कि जो राइट ट्रीटमेंट है वो करो, साथ साथ यूज योर सुपर नेचुरल पावर्स और योर माइंड पावर और वट एवर पॉजिटिव आउटलुक जो भी आपको यूटिलाइज करना है टू टाइड ओवर द प्रॉब्लम्स दैट यू वुड बी फेसिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. जब हम सेलिब्रिटीज़ और फेमस पर्सनालिटीज़ के थ्रू इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस युवराज सिंह, कैंसर था उनको, कैंसर के बावजूद ही प्लेड इन द वर्ल्ड कप. संजय दत्त का केस था, ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर. तो ऐसे केसेस में देयर इज़ अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एंड व्हाट इज इट दैट पीपल नीड टू नो अबाउट इट? सी, होता क्या है, आज मैंने पहले भी ये कहा कि सोशल मीडिया के साथ ना अनफिल्टर्ड एंड अनएडिटेड या अनकन्फर्म्ड न्यूज़ बहुत मिलती है. एंड ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल फॉर दैट मैटर, उस पर जो भी लिखा जाता है ना, हमें लगता है कि यही एब्सोल्यूट सत्य है. हमें नहीं पता वो कितना एडिटेड है, कितना ट्विस्टेड है. कि संजय दत्त ने कीमो ली, उसके बाद वो जिम करने चले गए, या युवराज सिंह कैंसर के साथ क्रिकेट खेलते रहे. सो आई एम नॉट श्योर ये कितना सच है. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि एक उन्होंने
को क्या प्रॉब्लम थी, गॉट डायग्नोस्ड, दे टुक राइट ट्रीटमेंट एंड देन दे केम आउट ऑफ इट. कि युवराज सिंह ने यूएस में प्रॉपर अपने कैंसर की ट्रीटमेंट ली है. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड रादर देन कि वो कैंसर के साथ क्रिकेट खेले. Right. ठीक है, एक मेरे को नहीं पता ये सच है या नहीं. दूसरा, व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम हमें नहीं पता. सो डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव जो आपको सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है. व्हाट यू शुड टेक आउट ऑफ दिस इज कि दे गॉट डायग्नोस्ड, दे टुक द राइट ट्रीटमेंट एंड दे वन ओवर दैट डिजीज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वुड टेक आउट ऑफ दिस. ठीक है, ओके. माइंड ओवर बॉडी की बात हो रही थी और एक बहुत ग्रे एरिया सा है. इस ग्रे एरिया में लोगों को लगता है, पीपल वुड लाइक टू बिलीव कि माइंड से बॉडी को हील करा जा सकता है, बट वो हीलिंग की डेफिनेशन क्लियर नहीं है. इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे मिरेकल हीलर्स, बहुत सारे क्वैक्स. इनके बारे में क्या ओपिनियन है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, किसी इंसान के लिए क्या एडवाइस है कि वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन एक्चुअली में हीलर है, कौन नहीं है? Again, Ravi, that's a very, very difficult question. So, see, again, not to put any treatment या any other alternative way of curing you, I'm not against anything. Let me be very honest. मैं अपने मरीज को ठीक करना चाहता हूँ, whatever methodology is available. मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ. See, I'm not questioning your belief. आपका बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट. बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप जिस भी ट्रीटमेंट में उतर रहे हो उस ट्रीटमेंट में फुल बिलीफ के साथ उतरो. एज एन डॉक्टर ऑफ अ मॉडर्न मेडिसिन, वॉट आई टेल माई पेशेंट्स इज कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन यूटिलाइज कर रहे हो फॉर ट्रीटमेंट, देन स्टिक टू इट. डोंट ट्राई टू मिक्स मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी वजह से बेनिफिट होगा या नहीं. एंड सेकेंडली, ऑल्टरनेटिव कोई और ट्रीटमेंट की वजह से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट तो आपकी ट्रीटमेंट में नहीं आ जाएगी. ठीक है. इन द सेंस कि जैसे हम कुछ कीमोथेरेपीज देते हैं, कीमोथेरेपीज के साथ साथ कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स या कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हम बोलते हैं कि अवॉइड करो, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कीमोथेरेपी और उस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का आपस में रिएक्शन क्या होगा. सो यू माइट नॉट डू वेल बिकॉज ऑफ ऑल दैट. ओके. अब कमिंग टू दीज मिरेकल हीलर्स, पर्सनली आई हैव नो एक्सपीरियंस. नाइदर आई वुड से दे हील, नाइदर आई वुड से दे डोंट हील. लेट्स be a little diplomatic here. But हाँ, because कैंसर के साथ इतना सारा फोबिया एंड स्टिग्मा अटैच्ड है, सो बहुत सारे ये कैंसर हीलिंग सेंटर्स हैव क्रॉप्ड अप अक्रॉस द कंट्री. अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं विच हैव एडवांस्ड डिजीजेस बिकॉज दे वेस्टेड देयर टाइम. बट अगेन, बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट एट हार्ट, आई वुड बी ओपन टू अ प्रॉपर treatment protocol and a proper evidence being generated by these so-called cancer healers. If they can show us that it works, we'll be more than happy to accept it. But they have to comply to the medical standards. But at the same time, please do not waste your time and progress your cancer stage and delay the proper treatment because you were doing. Yes. Which brings me to the next question, a burning question, an important question. Cancer ka cure. To what extent have we been able to cure it? How far are we from a complete blanket cure? Okay. Great question. To say कि मेरे पास एक blanket cure है कैंसर का, तो आज की डेट में it sounds like fiction. बट जिस हिसाब से मेडिसिन प्रोग्रेस कर रही है, फिक्शन को रियलिटी बनने में शायद ज़्यादा टाइम ना लगे. हो सकता है हमारे लाइफ स्पैन में, हो सकता है कुछ और सालों में. Do you dream of a cure? I really dream of it. Will that be a reality? Time will tell. But medical science has made a tremendous improvements and advances, and बहुत ज़्यादा advances हो भी रहे. So क्या पता शायद हमारे लाइफ टाइम में, शायद हमारे बच्चों के लाइफ टाइम में we might get a 100% cure for cancer. But that's one side of the question. Coming to the second part of the question, कि क्या cancer curable है? उसका answer is yes. But there are a lot of factors which प्ले अ रोल कि आपका कैंसर क्योरेबल है या नहीं. ये समझना बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स आपको किस टाइप का कैंसर है हैज़ अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन कि आप क्योर होंगे या नहीं होंगे. बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किस स्टेज ऑफ द कैंसर पे डायग्नोज हो रहे हो. जितना कैंसर अर्ली डायग्नोज होगा उतना उसका ठीक होने का चांस ज़्यादा होगा. लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल बाय ओरल कैविटी कैंसर, जो मुंह के कैंसर है. अगर आप पहली स्टेज में ठीक होते हो तो आपका कैंसर ठीक होने का चांस 80 से 90% है. मतलब कि अगर मैं 10 पेशेंट्स
पहली स्टेज के कैंसर के ट्रीट करूंगा तो उनमें से 9 या 8 या 9 मरीज ठीक रहेंगे फॉर लाइफ, ओके। 1 या 2 में ही बीमारी वापस आएगी। पर यही अगर आप चौथी स्टेज में डायग्नोज हो रहे हो तो वो ठीक होने का चांस 50% हो जाता है। सो टू से कि कैंसर इज नॉट क्योरेबल इज नॉट राइट। कैंसर इज क्योरेबल provided it is diagnosed early and it is treated completely the way that stage requires a treatment. Okay. So it is definitely curable. But to what extent science, medical science कहाँ तक पहुँची? What is the most cutting edge treatment that exists? So again, there is no one cutting edge treatment of cancer to talk in general. जैसे मैंने कहा, हजारों अलग अलग बीमारियां, हजारों बीमारियों की ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट है। कुछ कैंसर्स की ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या दवाइयों से होगी, कुछ कैंसर्स की ट्रीटमेंट रेडिएशन से होगी, एंड कुछ कैंसर्स की ट्रीटमेंट सर्जरी से होगी। लाइक मैं एक सर्जन हूँ, तो मुंह के कैंसर्स या हेड एंड नेक कैंसर्स या ओरल कैविटी के कैंसर्स में मेजर ट्रीटमेंट सर्जरी है। सो इट डिपेंड्स कि आपको कैंसर कौन सा है और आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, एंड उस पर बेस होगा कि आपका ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और आपके ठीक होने का चांस क्या होगा। सो इट्स नॉट वन ट्रीटमेंट विच फिट्स ऑल। सो ईच cancer case is separate, is individualized, and has to undergo treatment which is directed to that particular patient. तो माउथ कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे डेवलप करता है? Okay, so मोटा मोटा किसी भी कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस आर बेसिकली डिवाइस्ड टू टेल यू कि आपकी बीमारी कितनी एडवांस्ड है, इन वेरी सिंपल लेमैन टर्म्स, एंड दूसरा फॉर टू डॉक्टर्स टू कम्युनिकेट कि आपने जिस पेशेंट को ट्रीट किया है वो किस स्टेज का है, सो दैट अगर मेरा पेशेंट कहीं यूएस में जाता है तो यूएस के डॉक्टर्स कुड अंडरस्टैंड कि उस पेशेंट की एग्जैक्ट बीमारी क्या थी। तो स्टेज वही होता है। किताबों में 4 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज मतलब बीमारी बिल्कुल छोटी है, अर्ली है, जितना स्टेज बढ़ता जाता है उसके ठीक होने का चांस उतना कम होता जाता है। अब दूसरी चीज जो एक बहुत प्रेवलेंट है ये है कि चौथी स्टेज की बीमारी क्योरेबल नहीं होती। सो अगेन आई वुड यूटिलाइज दिस पॉडकास्ट टू क्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है कि चौथी स्टेज की बीमारी क्योरेबल नहीं होती। चौथी स्टेज में भी हम आगे ABC डिवाइड करते हैं, और चौथी स्टेज की A स्टेज की बीमारी भी क्योरेबल होती है, पर हाँ उसका चांस पहली स्टेज से क्योर होने का कम रहेगा, कॉमन सेंस। नाउ ओरल कैविटी के स्टेजेस की बात करें या ओरल कैविटी का कैंसर होता कैसे है। मेजॉरिटी ऑफ द ओरल कैविटी या मुंह के कैंसर्स तंबाकू, दारू, खैनी, इन सब एडिक्शंस की वजह से ही होते हैं। सो जो भी ये पेशेंट्स, जो भी ये टबाको, अल्कोहल, पान पराग, जर्दा, जो भी ये यूटिलाइज करते हैं, यूजुअली कैंसर एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब खा रहे थे, अगले दिन उठे और सडनली एक चौथी स्टेज का कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज होता क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी नहीं मानना चाहता कि उसको कैंसर है, तो नेग्लिजेंस बहुत होती है। अब मुंह में कैंसर होना बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, बिकॉज कोई भी छाला या कोई भी घाव अगर मुंह में है तो वो छुपा नहीं रहता। वेराज अगर आप पेट के कैंसर की बात करो तो पेट का कैंसर कई बार लेट पता चलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुंह के कैंसर एक बड़े यूनिक कैंसर है कि वो बहुत जल्दी पकड़े जा सकते हैं, पर हम उन्हें पकड़ते नहीं है बिकॉज हम बहुत निग्लिजेंट रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब जो भी पेशेंट टबैको या अल्कोहल यूज़ कर रहा है या नहीं भी यूज़ कर रहा है, तो उसके मुंह के कैंसर्स एक ग्रेजुअल प्रोसेस से बनता है। मतलब सबसे पहले एक सफ़ेदी आएगी मुंह में, या एक सेंसिटिविटी आएगी कि पहले मैं स्पाइसेस खा लेता था, अब मैं स्पाइसेस नहीं खा पा रहा हूँ। मतलब कि मुंह में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं या मुंह के म्यूकोजा में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो शायद नॉर्मल नहीं है। देन ये सफ़ेदी काफ़ी साल रहती है, काफ़ी महीने रहती है, एंड देन द पेशेंट माइट डेवलप एक छाला या एक अल्सर या एक इरेगुलरिटी सी जो हील नहीं हो रही। सो कोई भी अगर मुंह का छाला 2 या 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है विद ऑल द कॉमन मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, जैसे B कॉम्प्लेक्स ले लिया, कोई जेल लगा लिया, कुछ भी कर लिया, और फिर भी वो छाला ठीक नहीं हो रहा, तो दैट छाला नीड्स एन टेस्ट। मतलब यू नीड टू शो अ स्पेशलिस्ट और गेट योर माउथ एग्जामिन्ड कि भैया ये जो छाला है ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड देन वो छाला ग्रेजुअली बढ़ता 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, जबड़े में पेन हो सकती है, दांत लूज हो जाते हैं, जीभ हिलनी बंद हो जाती है। सो दैट इज़ हाउ कैंसर प्रोग्रेसेस। कैंसर कोई 24 घंटे या 48 घंटे में डेवलप होने वाली बीमारी नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ हार्ट अटैक कि आप ठीक ठाक थे और अगले मिनट ही आपको कैंसर डेवलप हो गया। इट डजंट डेवलप लाइक दैट।
There are stages of cancer, there are signs of cancer. We just have to be aware and we have to be vigilant and we should accept कि ये ऐसा कुछ हो रहा है. और आप जितने ये सफ़ेदी है या ये सेंसिटिविटी है, अगर आप इस स्टेजेस पे बीमारी को पकड़ लोगे तो एक कैंसर बनने का रिस्क आपका कम हो जाता है. दूसरा, ट्रीटमेंट के सक्सेस के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं. तो ये जो कैंसर के स्टेजेस हैं, स्टेज 4 वही स्टेज होता है जिसमें कैंसर लोकलाइज नहीं है और अब वो फैल चुका है बॉडी में. इज दैट करेक्ट? नहीं, अगेन जैसे मैंने कहा, कैंसर 4th स्टेज में भी ABC होता है. सो 4A मीन्स कि कैंसर लोकली एडवांस मतलब या तो मुंह में बहुत ज़्यादा है या मुंह से गले की गांठों में फैल गया, पर वो शरीर में नहीं फैला है. सो वो स्टिल क्योरेबल है. स्टेज 4, सारे स्टेज 4 इनक्योरेबल नहीं है, पर हाँ, एक बार अगर बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है फिर उसको क्योर करना मुश्किल है. सो एवरी स्टेज 4 इज नॉट इनक्योरेबल, बट एवरी स्टेज 4 इज ऑल्सो नॉट स्प्रेड एवरीवेयर इन द बॉडी. हाँ. तो क्या नेक पेन कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है? अगेन आजकल की लाइफस्टाइल के साथ इट्स अ वेरी एप्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री और इतना टेबल बेस्ड हो गया है कि नेक पेन इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम. जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, कंप्यूटर यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, वी ऑल सफ़र फ्रॉम नेक पेन. सो ऐसा नहीं है कि हर नेक पेन कैंसर का सिम्टम है, पर इसका ऑपोजिट भी ट्रू नहीं है कि कैंसर भी नेक पेन कर सकता है, पर नेक पेन के अपने हज़ारों कारण हैं. सो किसी को भी अगर नेक पेन है, सो डोंट स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को कैंसर है. बट अगर हाँ, फिर अगर नेक पेन है, ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ और सिम्टम्स आ रहे हैं, get yourself tested. But neck pain itself is not a sign or symptom of cancer. Okay. I want to talk about your life as a surgeon. मैं ये इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि सर्जन्स आर अ वेरी स्पेशल क्लास ऑफ डॉक्टर्स. सर्जरी का मतलब, आप हेड एंड नेक सर्जन हैं, इसका मतलब आप लगभग हर रोज़ किसी को ऑपरेट कर रहे होते हैं इस एरिया में, और सर्जरी बहुत हाई स्किल का काम है. इज दैट करेक्ट? ट्रू. मैंने सुना है कि जब सर्जन्स की ट्रेनिंग होती है तो एक अंगूर, ग्रेप को काट के उसकी स्किन को अलग करके उसको स्टिच करके ये सब ट्रेनिंग कराई जाती है, और इतनी फाइन डेक्सटेरिटी और इतनी बारीकी चाहिए होती है काम में. क्या ये सच है? बिल्कुल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सर्जरी इज़ नॉट लाइक रिपेयरिंग अ कार. और ह्यूमन बॉडी ना किसी यूज़र मैनुअल के साथ नहीं आई थी कि इसको खोलोगे यहाँ ऐसा मिलेगा और ऐसा होगा. और नो ह्यूमन बॉडी इज सिमिलर, नो टू ह्यूमंस आर सिमिलर. सो हर सर्जरी हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर. मतलब इन द सेंस कि मशीन का पार्ट ख़राब हो गया, आप चेंज करोगे, मशीन वापस चलने लग जाएगी. सर्जरी में वो नहीं होता. सो इट इज़, एज यू राइटली सेड, इट्स वेरी स्किल्ड, highly skilled. It needs a lot of concentration and there is no acceptable failure rate. Right. So you have to be at the top of your game at every point. But what about the experience of surgery और ये वो feeling कि आप life और death के बिल्कुल edge पे operate कर रहे हो किसी को? You know, it is meditative. I would say it that ways. कि जब मैं सर्जरी कर रहा हूँ तब भूख, प्यास, टाइम, पसीना, अनकंफर्टेबलनेस आपको बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करती. टायर्डनेस बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करती. अब ओरल कैविटी केसेस जो हेड एंड नेक कैंसर्स की सर्जरी है, दे रन वेरी लॉन्ग, दे लास्ट लाइक 8-10 आवर्स एट अ स्ट्रेच. सो देर आर टाइम्स कि आप सुबह 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में घुसते हो, आप शाम को 5-6 बजे ऑपरेशन थिएटर से निकलते हो. बट ड्यूरिंग दैट टाइम यू डू नॉट फील दैट यू आर टायर्ड, यू आर हंग्री, कोई मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेन, फिजिकल स्ट्रेन. बट हाँ, वंस यू आर आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर यू फील ऑल दैट. बट इट इज़ वेरी मेडिटेटिव. सो मतलब you are in a different zone altogether when you are operating, because as I said, the stakes are very high. ये जो स्किल है सर्जरी का, इसको होन करने में कितने साल की ट्रेनिंग लगती है? How do you become a surgeon? It's a lifelong journey. You know, it's a very, in surgeons is a very famous saying that it takes years to improve your skill set, to know how to operate, but it takes a lifetime to learn how, when not to operate. So it's a lifetime journey and you are evolving and learning every day. Every case, every patient who has put faith in you is teaching you something. So
एंड इट्स वेरी हम्बलिंग इन द सेंस दैट आपने जो सर्जरी 1000 बार अपने लाइफ टाइम में करी होगी, 1001 टाइम there could be a complication which brings you back to earth. So you can never be complacent. So you always know back of your mind ki it's not ki I am a great surgeon or I am a great skill owner. A small mistake or sometimes something which is totally unpredictable. It's human body. कोई anatomy, कोई structure fixed थोड़ा है. Things can go different than what you have planned very easily. And that brings you back to earth and makes you fall on your face. And how often does that happen to you? Touchwood doesn't happen that frequently because there's a lot of planning, lot of preparation which goes on with every surgery. As I said, every human is different. So that's why where your role of investigations, working, reading, getting yourself updated, getting yourself prepared comes into play. So there is an element of uncertainty whenever you are operating. But there's a lot of background work which a surgeon or a doctor would do before they take you up for any surgery. एक बहुत मेजर इशू पे बात करनी बाकी है, ट्रस्ट. मेडिकल साइंस का प्रोफेशन, हॉस्पिटल्स का बिजनेस, और ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन जिस पे हमको आई वांट टू डिग डीप इनटू इट. क्या ऐसा है कि हॉस्पिटल्स एक बिजनेस की तरह हैं? क्यों ये इंप्रेशन बनता चला जा रहा है? सच क्या है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? See, इसका ना बहुत सारे कारण हैं, and that's a very important question that you have brought about, Ravi. कि there is in general a mistrust in the society, and वो mistrust लोगों के बीच में आपस में है, सोसाइटी का in general हो गया. We are becoming intolerant. ये हम रोड्स पे भी देखते हैं, हम आपस में बिहेवियर्स में भी देखते हैं, and the same thing is getting transmitted to medical field also. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मेडिकल फील्ड की तरफ ही है, बट इन जनरल एज अ सोसाइटी हम बहुत इंटॉलरेंट बनते चले जा रहे हैं. वी डोंट हैव पेशेंस एंड दैट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड एंड इट्स बीइंग शोन टुवर्ड्स द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑल्सो. अब अगेन बहुत सारे कारण है. पॉपुलेशन, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, खर्चे, एक्सपेंडिचर्स, ऑल दोज थिंग्स. बट बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस भी सामने तो आए ही हैं. ओके, सो I would not say what you are saying is wrong. मतलब हर profession में या हर community में there are people who do something which is not acceptable. And doctors are no different. See, है तो वो भी इंसान ही ना, है तो इसी society का part. So I'll not say कि every doctor is a saint. I agree to the point that there would be certain doctors who would be doing something which is not right. But in general, as a doctor community, I can speak for them in the sense कि majority of the doctors would try to do the best of their capability. कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीज को कोई हार्म पहुंचे. शायद जो हम ट्रीटमेंट करें उससे वो रिजल्ट ना मिले जो पेशेंट चाहता था या जो डॉक्टर चाहता था. दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. बट एज अ डॉक्टर आई वुड नॉट वांट टू गिव अ रॉन्ग ट्रीटमेंट टू माई पेशेंट. दैट इज वन थिंग. Of course, because mistrust, as I said, एक तो हमारे पास हाफ बीक्ड इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है, प्लस हॉस्पिटल में जो भी आता है ना, ही इज़ नॉट हैप्पी. लेट मी पुट इट दिस वे, कोई खुशी से हॉस्पिटल नहीं आता. सो एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेस पेशेंट्स को ऑलरेडी होता है. एंड देन ऑफकोर्स आप गवर्नमेंट सेटअप में जाओगे तो वो लाइनें बहुत हैं, वहाँ ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, खर्चा नहीं है, पर इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस टू विजिट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज हायर एज कंपेयर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. एंड व्हेन यू आर कमिंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, you somehow try to equate a hospital to a hotel or to a multiplex. सर्विस प्रोवाइडर कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे को सर्विस चाहिए. प्रॉब्लम ये है, मेडिसिन इज नॉट लाइक दैट. I'll give you an example. In the sense, this has started putting doctors into a defensive mode. And I'll explain you why. Doctors in medicine profession ko they have put under the Consumer Protection Act. This is a very important point, yes. ठीक है, that medicine is now Consumer Protection Act. So आपने doctors और patients को directly consumers और service provider तो बना ही दिया. So you have equated a hospital or a doctor to a multiplex or a hotel for that matter. कि डॉक्टर सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है,
वो डिसीजन मेकर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेडिको लीगल एस्पेक्ट विच हैज कम आउट सो मच, हाँ। सो मेडिसिन डिफेंसिव होती जा रही है, इन द सेंस एवरी डॉक्टर वुड ट्राई कि लेट मी फर्स्ट सेव माई स्किन, not do something which can put me in danger of a legality or some retribution or something from the patient side. अब उसका there are two aspects to it. If there is a patient who is sitting in front of me and there is a certain treatment which I want to give to the patient, एक तो I do not have the freedom to give that treatment because now the patient is the decision maker. आपको चॉइसेस मेरे को उसको चॉइसेस प्रेजेंट करनी है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और करना मुझे वो है जो पेशेंट डिसाइड कर रहा है. सो हाउ एम आई लायबल फॉर माई डिसीजंस बिकॉज आई एम नॉट डूइंग व्हाट वुड हैव बीन द आइडियल ट्रीटमेंट. Consent. I am doing what the patient is telling me to do. Secondly, if I do something without investigations, I am liable to be questioned कि आपने ये क्यों किया. And if I am doing investigations, I am blamed कि डॉक्टर्स आजकल investigations बहुत करवाते हैं, टेस्ट बहुत करवाते हैं. शायद इसके पीछे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, कोई कट होगा. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन सोसाइटी इज कि अगर कोई टेस्ट नॉर्मल आ जाता है ना, तो हमें लगता है यार ये तो हमारे पैसे वेस्ट हो गए. हम ये नहीं समझते कि ये टेस्ट नॉर्मल आ गया है तो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस. वी टेक इट एज कि पैसे बर्बाद हो गए. सो दैट इज द प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग एंड इट इज एट द एंड द पेशेंट हु इज सफरिंग. बिकॉज अगर डॉक्टर डरेगा तो डॉक्टर ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेगा. तो डॉक्टर करण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत नई नई चीज़ें समझ में आई, बहुत अवेयरनेस बढ़ी. बातें सीरियस थी और बातें ज़रूरी थी. बातें ऐसी थी जिनसे डरने का और बचने का मन करता है, बट आपने सामने इतने ऑनेस्टली, इतने अच्छे से बता दी, बिछा दी, तो आपका पर्सपेक्टिव भी बहुत वैल्यू ऐड कर गया इस डिस्कशन में. इस पॉडकास्ट में मेरा एक एम रहता है कि लोगों को वो पता चले जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, जो आप अपने प्रोफेशन से या अपनी लाइफ से सीख चुके हैं, जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा सकते? आप थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया ये क्वेश्चन. एक तो पहले एक स्टैंडर्ड जो मैं बताना चाहूँगा एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि कैंसर को प्लीज़ डेथ सेंटेंस मत समझिए. ठीक है, गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट. बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसबिलीव्स, मिस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में फैली हुई है. बट मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपके या आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, इफ़ यू नो कम टू नो ऑफ अ केस, प्लीज़ गाइड देम फॉर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. ठीक है, आउटकम्स आई विल से भगवान के हाथ में है. ठीक है, बट वी शुड नॉट डिले ट्रीटमेंट. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, बीइंग अ कैंसर सर्जन और बीइंग अ सर्जन इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. मतलब आप अगर फिलोसफिकली सुनना चाहते हैं तो इट्स लाइक मीटिंग द गॉड एवरी डे, बिकॉज यू गेट टू सी वॉट इज इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी एंड ईच ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट एंड द फेथ दैट दैट पेशेंट पुट्स इनटू यू makes you stay very grounded. मतलब it doesn't let that ego come to your head or mind and I can't start feeling कि मैं तो पता नहीं क्या तोप चीज़ हूँ. Because at the same time I have to understand and realize कि there is a living person who's lying in front of me, who has put this faith कि I have a special skill set in me to take away some suffering from that patient. So that has been the biggest award or prize or earning which has come out of being a surgeon. Which, as when you are going through medical school or you are going through training, no one touches that aspect. We are more concerned कि ये बीमारी, ये दवाई, ये treatment. But that humane part of the treatment is something you learn when you get into this field. And that has been my biggest earning so far. So yeah. Very well said. Thank you, Dr. Karan, for your knowledge, for your skill. I personally have a lot of respect for the medical sciences because I have people in my family. You are somebody who comes from a family of doctors. I also know कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए. पहले आप MBBS करते हो, फिर आप MD करते हो, और आपकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती. एंड अनलाइक अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव या जेट फाइटर पायलट जो कि एक पॉइंट पे रिटायर कर जाएगा, you do this extreme meeting with God
एट द एज ऑफ लाइफ एंड डेथ आपके ब्लेड पे है एवरी डे, एंड यू विल डू दैट फॉर मेनी ईयर्स टू कम. बट आई एम ग्लैड दैट देयर आर पीपल लाइक यू आउट देयर. और कभी कोई दिक्कत हो तो आप ही बचाएंगे. थैंक यू सो मच. आई रियली होप कि मेरी रिक्वायरमेंट ही ना पड़े. आई ऑल्सो होप सो. बट अगर पड़ गई, वी आर देयर फॉर यू. थैंक यू डॉक्टर करण. थैंक यू फॉर हैविंग मी.